Hi, this is NG. Hey, this is Arjun. Welcome to the podcast 928. Hey guys, you're listening to the series The Aspirants. तो जैसे कि अपन एस्पिरेंट सीरीज को फॉलो करने वाले हैं तो व्हाट इज meant by aspirant and who all are the aspirants? आई थिंक हमारा जो इंडियन कल्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है Right. एंड यहाँ पे हर एक चीज के लिए तुम्हें किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम को देना है या किसी ना किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है. सो अगर तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सर्विसेज में जाना है या डिफेंस में जाना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ सर्टेन एग्जाम. एक एंट्रेंस एग्जाम होता है Right. और उस एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक सो दोज आर द एस्पिरेंट्स. तो ठीक है, अपन आज अगर एस्पिरेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट कहाँ से करें? तेरे से स्टार्ट कर लेते हैं ना, बिकॉज आई नो दैट यू आर द एस्पिरेंट, वन ऑफ द एस्पिरेंट्स. एंड जैसे तूने नीट एंड जेई के लिए तूने प्रिपरेशन की थी, ओके, सो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दे कि व्हाट एग्जैक्टली इज नीट, व्हाट एग्जैक्टली इज जेई एंड वो शुरुआत कहाँ से होती है और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है. तो बेसिकली ये शुरुआत, अगर मैं तुझे बताऊँ तो ये 10th के बाद एग्जाम का प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होता है. ओके. और 12th में आप एलिजिबल होते हैं कि ये एग्जाम आप अपियर कर सकते हो. अच्छा. सो 12th के बाद मोस्टली नहीं, 12th के बाद ही एग्जाम रहती है. एंड इट इज देख, अभी जेई इंजीनियरिंग के लिए इट इज फॉर इंजीनियर्स एंड नीट ये मेडिकल करियर के लिए. इंजीनियर्स के लिए एज इन तू इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाने के लिए तो एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ. और ये मेडिकल करियर मतलब मेडिकल के कॉलेज के लिए जाने वाले ये एग्जाम है. तो ये दो एग्जाम्स है. इस दो एग्जाम का ऐसा पैटर्न है, नीट का स्पेशली ऐसा पैटर्न है कि वो 720 मार्क्स का पेपर है टोटल एंड विच इज ऑफ 3 hours, जो आपको 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो. एंड टोटल आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स अगर आप राइट कर रहे हो तो. एंड नेगेटिव मार्किंग -1 में है. ओके. तो ये नीट का हो गया एंड इट इज फॉर बेसिकली MBBS एंड ऑल मेडिकल करियर्स. आप नर्सिंग भी कर सकते हो इसमें. ओके. एंड द सेकंड थिंग इज जेई. तो जेई इज बेसिकली फॉर इंजीनियर्स. आप अगर जेई क्रैक कर रहे हो तो आपको कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए मिल सकता है. एंड गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. एंड अगर आप जेई मेंस में अगर आप टॉप कर रहे हो या फिर आप मेरिट में बैठ रहे हो उनके, तो यू गेट द चांस टू गिव IIT जेई, दैट इज जेई एडवांस. तो अगर वो जेई एडवांस क्रैक कर ले तो आपका IIT में हो जाए, मतलब तुम्हें IIT की टिकट मिल जाती है. राइट. ओके. सो जैसे तूने बताया कि जेई मेंस, जेई एडवांस इज फॉर इंजीनियरिंग एंड नीट इज फॉर मेडिकल करियर. नाउ प्रिपरेशन तो दोनों की साथ में शुरू होती है आफ्टर 10th. तो वो जो स्टार्ट होता है ना, जस्ट 10th का रिजल्ट आ गया एंड देन यू आर स्टार्टिंग फॉर दिस करियर, यू आर चूजिंग साइंस, बिकॉज ये जो 2 स्ट्रीम्स है इट इज ओनली फॉर द साइंस स्टूडेंट आफ्टर 10th. तो उनका जो स्टार्ट है, प्लीज इलैबोरेट मोर ऑन दिस. ओके. तो बेसिकली ये 10th से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स भी जो 7th से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके. तो दिस इज वे टू अर्ली. हाँ, बहुत अर्ली. मतलब अगर आपका गोल है तो आप 7th से स्टार्ट कर लो प्रिपेयर करना. अच्छा, मतलब तू 7th से NCERT पढ़ना स्टार्ट करो. आपका बोर्ड्स तो संभालो, लेकिन आपको ये भी करना है. ओके. तो ये स्टार्ट है. तो और बेसिकली वो पूछ रहा है तो 11th और 12th के NCERTs पे, लेकिन फिर भी वो 7th से बेसिक से स्टार्ट करता है, जो NCERT पढ़ना स्टार्ट करता है. तो ये ऐसा रहता है. लेकिन 10th के बाद का मैं तुझे स्टार्ट बताता हूँ. 10th के बाद अगर तू कॉलेज को एडमिशन ले रहा है तो आपका कॉलेज वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये राइट प्रिपरेशन का फेज में बता रहा हूँ. तो अगर आपका कॉलेज इंटीग्रेटेड रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा NCERT पे ध्यान दोगे. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड इज बेसिकली आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना है. अच्छा. या फिर आपको अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्रेजेंट मतलब कॉलेज को क्लासेस का टाई अप होता है. मतलब वहाँ पे आपका अटेंडेंस लग जा रहा है अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो. अच्छा. और आपको करना क्या है, तो आपको नीट और जेई क्रैक करना है. वहाँ पे इंटीग्रेटेड कॉलेज में आपको सिर्फ बोर्ड्स में जाना है, बोर्ड्स की एग्जाम लेनी, बाकी सब वो लोग मैनेज कर लेते. अच्छा. सो ये रहता है इंटीग्रेटेड में. सो अगर आपका हो गया है, मतलब ये 10th के बाद का प्रिपरेशन हो स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरे को लगता है कि वो 2 महीना आपके प्रिपरेशन का फेज रहता है.
वो 2 से 3 महीना आपको पूरा सेट होने में ही जाता है। आपको रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं। और मैं तुझे एक बताऊं कि जेई और नीट और ये जो आपके दिमाग में जो आइडियाज है वो बच्चा कभी खुद से नहीं लेगा। अच्छा। वो मतलब बेसिकली वो बच्चा उतना मैच्योर नहीं है कि वो खुद का डिसीजन ले सके जेई और नीट को लेके। उसको सिर्फ डॉक्टर बनना रहेगा, वो बताया है, उसको पेरेंट्स ने बताया या फिर सोसाइटी ने बताया रहेगा कि डॉक्टर ऐसी चीज रहती है या फिर वो ऐसा रहता है। तो ये ऐसे सब चीज है, उसे तब समझ में आता है जब वो उस फील्ड में आ जाता है। तब उसे समझ में आता है कि डॉक्टर क्या है, या फिर उसके करियर के बारे में भी उससे जानकारी मिल जाती है कि व्हाट इज मेडिकल फील्ड एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग फील्ड। तो जब तक वो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करके वो जब तक सिलेबस नहीं दिखता है, आधा सिलेबस हो नहीं जाता है, तो फिर उसे आइडिया ही नहीं है कि उस किसके लिए तैयारी कर रहा क्या है। ओके। सो वो ऐसे ही वो सेक्शंस में रहता है, तो उसे कुछ नहीं पता रहता, तो वो जाता है एंड वो जब 2-3 महीने हो जाते हैं फिर उसके बाद में उसे पता चलता है कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। एंड सिलेबस तो वास्ट ही रहता है। मोस्टली मैं तुझे बताऊं तो एनसीईआरटीज ये दो एग्जाम्स में एनसीईआरटी जो एनटी लेती है एग्जाम्स जेईई और नहीं, तो वो दोनों एनसीईआरटी पे ही पेपर पैटर्न का रहता है। ओके। हाँ, तो एनसीईआरटी कौन से साल की पढ़नी होती है मतलब? 11-12। अच्छा, तो दोनों साल की पढ़नी होती है। दोनों साल। तो अगर आप 11 से शुरुआत करते हो तो आप 11th का भी पढ़ोगे, 12th का भी पढ़ोगे और 12th में रिवीजन भी करोगे और फिर टेस्ट सीरीज भी देके आप एग्जाम पे। ओके। तो टेस्ट सीरीज का ये क्या कंसेप्ट है? और मुझे सबसे पहले ये बता, बिफोर वी स्टार्ट विद टेस्ट सीरीज, अब जितना मैंने देखा है, सोसाइटी से सुना है, I see a lot of people leave their house and go somewhere. जैसे हमने कोटा फैक्ट्री में देखा था, या यहाँ पे महाराष्ट्र में लातूर में जाते हैं लोग। सो बहुत से बच्चे लोग अपने घर में भी पढ़ाई कर लेते हैं और बहुत से बच्चे लोग वहीं पे चले जाते हैं। फैमिली प्रेशर भी उतना होता है। तो तुझे क्या लगता है कि वहाँ पे उस जगह पे जाना चाहिए या अपने घर से प्रिपरेशन होनी चाहिए? कौन सा बेस्ट लगता है, या अपने हिसाब से कर लो? मैं तुझे अगर बताऊँ तो वैसे मतलब अगर आपका सिलेक्शन रेट रहेगा तो वैसे कुछ नहीं बताता कि वहां पे जाने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप घर पे भी फोकस्ड हो, पूरा आप ध्यान दे रहे हो, तो आपका हो जाएगा। लेकिन कंपैरिजन में ऐसा हो जाता है कि घर पे आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मतलब वहां पे अगर देखोगे तो वहां का माहौल ही ऐसा है कि अगर आप कोचिंग से छूटने के बाद भी आपके डिस्कशन में सिलेबस ही रहेगा, पढ़ाई ही रहेगी। अच्छा, आप कितने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? फॉर एग्जांपल अगर देखो कोचिंग का शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि 6 आवर्स तो उनका क्लासेस मिनिमम 2-2 घंटा वो हर सब्जेक्ट को देते हैं। तो इसलिए 3 सब्जेक्ट है तो 6 आवर्स उसका मिनिमम क्लासेस रहता है। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि 12-13 घंटा या फिर 14 घंटा पढ़ना, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। अगर आप दिन में 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा आप अगर पढ़ रहे हो, उसके बाद भी थोड़ा सा ब्रेक लेके 2-3 घंटा ब्रेक लेके फिर आप थोड़ा 6 घंटा पढ़ रहे हो ना, और वो कंसिस्टेंटली रख रहे हो ना, तो फिर आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक दिन 14 घंटा पढ़ोगे और दूसरे दिन आप 3 घंटा पढ़ोगे और आपके मन में वही हाइप है कि मैंने 14 घंटा पढ़ा था, तो उससे आपका पढ़ाई या फिर आप नहीं कर पाओगे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग। और जैसे तूने बताया कि कोटा में जाके क्या ये चेंजेस आता है, तो कोटा एक माहौल देता है आपको। वो कोटा फैक्ट्री पे भी दिखाया रहेगा। तो एक कोटा माहौल देता है जहाँ पे आप पूरा फोकस रहने के लिए आते हो। वहाँ पे आपको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे कुछ भी नहीं रहता है। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं कि वहाँ पे जाके माहौल मिलता है, तो दो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स या दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस या पैटर्न, बट उतना 100% सभी लोग उतना कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शंस रहेगा ना। हाँ, वहाँ पे भी बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस है ही। तो लेकिन वहाँ के डिस्ट्रैक्शन ऐसा है कि कैसा है कि अगर तू कर रहा है कुछ भी कर रहा है चीज, तो तुझे वापस आके वहीं पे ही जाना। अच्छा, तो अगर 1-2 दिन अगर तू कुछ नहीं किया तो तेरा बहुत सिलेबस पेंडिंग हो सकता है। अच्छा, दैट इज नोन एज बैकलॉग्स, और वो बहुत डेंजर सी है। ओके। एंड ये सब पढ़ने के बाद तेरा ऐसा रहता है कि पोर्शन आगे चल रहा है और तू पीछे पड़ गया, एंड तुझे दोनों कवर करना। सो तेरा जितना तू वहां पे टाइम वेस्ट करेगा ना, तो उतना तेरा प्रेशर बढ़ेगा।
दैट इज इट. ओके, नाउ यू वाज टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज. तो ये टेस्ट सीरीज को क्लासेस वाले लेते हैं. सो ये जो टेस्ट सीरीज का जो सीन है वो क्या है? बिकॉज यू वाज टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज में जहाँ पे कि टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इलैबोरेट मोर. टेस्ट सीरीज अभी मैं तुझे क्लासेस की बताऊं. एक्चुअली टेस्ट सीरीज अ गुड थिंग. अगर वो आप खुद से दे रहे हो ना तो वो बहुत अच्छी. मतलब मैंने खुद से क्लासेस में जाके फीस भरी और मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लेके आया और मैं दे रहा हूँ. वो एक अच्छी चीज है. या फिर आप कौन सा भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाला बुक रहता है वो अगर आप परचेस कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज है. क्योंकि कैसा रहता है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो बायो के लिए MTG या फिर वो ऐसे बहुत बुक्स है कि वो बहुत अच्छे हैं. वो कैसा रहता है, अगर आप कौन सा भी सिलेबस या फिर आपके क्लासेस में जो चल रहा है वो कर रहे हो तो फिर वो करने के बाद आप घर पे उसी चीज का प्रैक्टिस करोगे. अच्छा. और ये क्लासेस में क्या होता है कि क्लासेस में यही सब चीज होता है, लेकिन कैसे होता है, अगर आपका सिलेबस मिडल ऑफ द पोर्शन पहुंच गया, मतलब 11th के एंडिंग तक पहुंच गया और फिर वो आपकी टेस्ट अगले वीक में, अगर संडे में मोस्टली टेस्ट रहती है हर क्लासेस की, तो संडे में जो टेस्ट लेंगे तो वो पहले का चैप्टर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ चैप्टर. सो इसके वजह से क्या होता है कि जो वीकली तो वो पढ़ रही है लेकिन टेस्ट के लिए क्या पढ़ रहा है. अच्छा, क्योंकि वो टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है. बिकॉज़ क्या हो रहा है, ये 6 घंटे का क्लासेस वो तो कंसिस्टेंट है. उसके बाद में तू घर पे जाके सेल्फ स्टडी करेगा या तो रिवीजन करेगा या होमवर्क करेगा. और उसके बाद में तुझे और टाइम निकालना है क्योंकि पहले चैप्टर का टेस्ट सीरीज या संडे का कुछ है. मोस्टली बहुत बच्चे ये दोनों कवर कर लेते हैं क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली रिवाइज करते हैं. अच्छा. जो पहले से सिखा रहे हैं ना क्लासेस में, वो शाम को आके वो पूरा एक साथ रिवीजन करते हैं. तो वो वो सब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं रहता. लेकिन जो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं, मतलब ये जो संभाल रहा है, लेकिन और मोस्टली बायो का ऐसा सीन है कि तू एक चीज पढ़ेगा ना वो तू 3-4 दिन ही याद रखेगा, उसके बाद चौथे दिन फिर से भूल जाएगा. इतने सारे वर्ड्स है, इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स है उसमें, बहुत है. तो उसका ऐसा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मूला तुझे रखना ही पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. अगर वो नहीं याद है तो फिर तेरा सम्स भी नहीं छूटने वाला. क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, न्यूमेरिकल्स, ये सब बड़ी चीज है. तो ये है. और टेस्ट सीरीज में तुझे एक बात बताओ, वो जो क्लासेस वाले करते हैं मार्क्स का, मार्क्स आते हैं तुम्हारे फोन पे भी आते हैं और पेरेंट्स के फोन पे भी जाते हैं. मतलब तो वो चीज मतलब तू अगर टेस्ट लेके आया है, उसी दिन पे या उसके दूसरे दिन या फिर उसी वीक में, नेक्स्ट वीक में कभी भी तुम्हारे आपका रिजल्ट आता है. और फिर वो आपके फोन पे SMS थ्रू आता है. या फिर वो मतलब आपके तो आता ही है और पेरेंट्स के भी फोन पे जाता है. और फिर ये दोनों के फोन पे जाने के बाद आपको पेरेंट्स से कॉल आ जाता है. अच्छा, वो तो एंड में देखेगी कि वो अलग सीन है. अब जैसे तूने बताया कि मतलब 11th एंड 12th का पोर्शन है, बच्चे 10th के बाद ही निकल जाते हैं जो 16-17 साल के बहुत ही यंग एज में जा रहे हैं. And it is one of the second toughest exam in India, right? तो 11th तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने तो वहाँ पर सेटल होने के लिए गया. वो ही होता है. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो 11th तो ऐसे ही उड़ जाता होगा. पता भी नहीं चलता होगा 11th खत्म हो गया. वहाँ पे सेटल होना, तो वहाँ पे जो प्रेशर आ जाता है 11th के बाद में कि अभी नया सिलेबस भी स्टार्ट होगा 12th का. क्योंकि क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली 11th के बाद में वो छुट्टी नहीं देते, दे स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, राइट? तो वो जो प्रेशर है वो कैसे झेलते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट है? एक्चुअली वो वाला बहुत बड़ा प्रेशर रहता है. अगर आपने 11th एक्चुअली वैसा ही रहता है, नीट कोटा या फिर कहीं पे भी नॉर्मल चाइल्ड भी अगर कर रहा रहेगा ना, वो बोर्ड्स की खुशी में रहता है कि भाई मैं अभी बोर्ड्स देके आया हूँ, बहुत मैं हल्का हो चुका हूँ. तो 11th मेरे को फ्री करना है. हाँ, वो तो मेरे को फ्री करना है. ये बोर्ड्स मतलब 10th का बोर्ड्स, तो ये मेरे को फ्री करना है, इसलिए वो 11th थोड़ा लाइटली लेते हैं. लेकिन एक बात बताओ तो 11th का ही पोर्शन फास्ट है. और वो ही बहुत डिटेल से पढ़ने के बाद ही आपको कोरिलेशन है उसमें. 11th और 12th में अगर आप 11th का पोर्शन पढ़ के जा रहे हो 12th में, तो आपको 12th का पोर्शन अच्छे से समझेगा. सो ऐसा बेसिकली ये सब चीज रहती है. एंड नेक्स्ट थिंग ऐसा है कि 11th का प्रेशर बहुत रहता है और 12th में आने के बाद वो बच्चा नॉर्मली वहाँ ही उसका ये हो जाता है कि यार कैसे कर पाऊंगा, डिमोटिवेट. हाँ, वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब, और कैसे, मतलब फिर भी वो बहुत टाइम है, एग्जाम को 1 साल है, ये सोच के ऐसे ही चलाता है. हाँ, कि ठीक है चल मैं कर लूंगा कि दिन में मैं 2-3 चैप्टर पढ़ लूँ,
या फिर ऐसे कर लूं, ऐसे सोच के वो वन शॉट देख लूं। सो ये सब करके वो ऐसा अपने माइंड को सेट करता है सर कि मैं कर लूंगा। हाँ, और उसे ये नहीं पता कि 12th में भी उतना ही ज्यादा है। हाँ, वैसा नहीं, उसे आइडिया ही नहीं है। हाँ। तो फिर बाद में 12th के बाद मतलब 12th के बाद जब टेस्ट सीरीज चालू होगी या फिर वो सब होगा, 12th के बाद का प्रेशर उसको बहुत खाएगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूँ कि 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, ओके, बोर्ड के कुछ महीने के बाद में नीट या जेई का एग्जाम एंट्रेंस होता है। तो जो 12th का बोर्ड का जो टाइम पीरियड होता है, उस वक्त बच्चों को तो उस एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, उन्हें उतना टाइम दे देते हैं। और उसके बाद में इमीडिएटली तुम किसके लिए स्टार्ट कर रहे हो? एंट्रेंस के लिए, राइट? तो वो जो इमीडिएट एंट्रेंस के लिए स्टार्ट होने वाला वो जो प्रेशर है, या तो फिर उस टाइम का जो माइंडसेट है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है? बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप होता है कि बाकी के बच्चों का वैकेशन है, राइट? क्योंकि सबका अभी स्कूल्स खत्म हो जाएगा और वो वैकेशन में मोड में है, बट तुम उस मोड में है ही नहीं। तो वो उसके बारे में बता। मोस्टली तो वो प्रेशर ही देगा कि तुम्हारा 2 महीने में एग्जाम है। अगर वो बच्चा बहुत ही सीरियस रहेगा तो वो कर रहा भी रहेगा मेहनत, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसका ऐसा है कि मेरे को निकालना ही है। और बाकी के जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो उनका ऐसा है कि यार वैकेशन तो नहीं मिल रहा है, तो वो भी करते हैं कैसे वैसे, उनका चलता रहता है। तो उनका ऐसा नहीं है कि वैकेशन नहीं मिल रहा है इसलिए वो नाराज है, लेकिन एज कंपैरिजन अगर बाकी के बच्चों का देखेंगे तो उन्हें थोड़ा तो लगता ही है कि ये सब घूमने गए और मैं क्या करूँगा। लेकिन इसमें भी कैसा है कि पेरेंट्स तुम्हें सपने दिखाते हैं कि तेरा नीट निकलने के बाद अपन घूमने जाएंगे। अच्छा। तो उसकी वजह से उनका ऐसा है कि हाँ चल मैं अभी नहीं एंजॉय करूंगा, नीट निकलने के बाद मैं एंजॉय करूंगा। ओके, ऐसा से नीट या जेईई जो भी। हाँ, कुछ भी। सो उसके बाद अभी ये जो एग्जाम का जो प्रेशर था, ओके, जो एग्जाम के पहले का, जब ये एग्जाम हॉल में जा रहा है, ओके, उसके पहले वो जो 2-3 महीने होते हैं ना, तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, या एग्जाम की एक रात पहले व्हेन यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग, 2 साल का पूरा सिलेबस है, तो उस टाइम पे भी अलग प्रेशर होगा, राइट? एग्जाम के और एग्जाम हॉल में जाने के पहले भी, एंट्रेंस एग्जाम के पहले भी उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं तुझे पहली रात बताऊं, वहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की पहली रात बहुत डिफिकल्ट रहती है, और बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि 2 साल से तुमने जो मेहनत की है वो 3 घंटे में दिखने वाली है। सो वो बहुत प्रेशरिंग रहता है। मतलब स्टूडेंट्स तो पूरा हिल जाता है कि क्या करूं, कैसे करूं। और बेसिकली कुछ कोचिंग वाले बोलते हैं कि पढ़ाई एक दिन पढ़ाई तो स्टॉप करो। वैसे वो मुझे गलत लगता है कि अगर वो बंदा वो टॉपिक्स रिवाइज करेगा लास्ट मोमेंट तक कि जो उसके हो चुके, तो वो उसके बहुत हेल्प कर सकता है। और एड ऑन होता है। हाँ, और शायद अगर वो नहीं करेगा तो एक दिन का गैप भी बहुत चेंज लाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करो, लेकिन वो जो रात रहती है, मुझे मालूम है नींद तो नहीं आएगी। किसी बच्चे को नींद नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बोल दे कि नींद कंप्लीट करना अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हें एग्जाम देने जाना है। वो बात सही है, लेकिन आपको पूरा मेडिटेशन, या फिर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा अपने माइंड को सेट करके ना आप सो जाओ, और फिर बाद में कल सुबह बिल्कुल भी प्रेशर ना लेते हुए एग्जाम हॉल पहुंच जाओ। और एग्जाम सेंटर का वो वाला सीन रहता है कि आपको पहली बात तो डर लगेगा, क्योंकि बहुत बच्चे रहते हैं एग्जाम सेंटर में भीड़ किए हुए, वो अपना रोल नंबर ढूंढ रहे, पूरा ये रहता है। ये तो रहेगा एग्जाम हॉल के गेट के बाहर का सीन। वहां पे भी आपको डर लगेगा। आपको पहले क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको आ रहा है क्या, आपका होने वाला है क्या। अच्छा, तो माइंड में, दिमाग में एग्जाम के बारे में नहीं उससे ये ग्रेड को देख के आपको कंपटीशन याद आ रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं, मेरा हो कैसे होगा, और तुम रिजल्ट के बारे में सोचो। हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में। दूसरी चीज, आप पहुंचने के बाद आपको ऐसा एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको पसीना आना शुरू होगा, क्योंकि वो रिटन एग्जाम है, नीट रिटन एग्जाम है। जेईई तो कंप्यूटर बेस्ड वाली एग्जाम, तो आपको पसीना आना शुरू होगा। या फिर कहा तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस वो अपना साइन एंड ऑल उसमें रहता है, वो बहुत रहता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। अगर आपके जो सुपरविजन वाले सर है या फिर ये, उनसे पहली चीज तो वो खड़ूस रहते हैं
दूसरे स्कूल्स में आप जाते हो, वो आपको वैसे ही ट्रीट करती है क्योंकि वो खड़ूस रहता है। उनको ऐसा लगता है कि बच्चा डरना चाहिए, एग्जाम हॉल में आया है, उससे साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। अच्छा। तो इससे वो डराते हैं, तो डिसिप्लिन में, हाँ डिसिप्लिन में रखते हैं। तो वो आप उससे झगड़ा बिगड़ा करो, ठीक से रहो। आपको कुछ यहाँ वहाँ झगड़ा हो रहा है तो वो भी ध्यान मत दो, आप फोकस करो, हेड डाउन करो, आप पूरे माइंड को स्टेबल करो। अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जैसे तू बता रहा था कि माइंड तुम्हारा गेम खेलता है, हाँ, और तुम उस टाइम पे देखते हो कि आसपास में इतना कंपटीशन है, राइट। तो उस कंपटीशन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसके हाथ में बुक रहता है और वो 10 बार वो पीछे जा रहा है। वो एक बहुत डिस्टर्बिंग वाला फेज रहता है कि ये इतना पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली ऐसा सीन है कि वो लोग ऐसे रहते हैं कि जो ड्रॉपर्स है वो ज्यादा ये सब चीजें करते हैं। अच्छा। ड्रॉपर्स का ऐसा रहता है कि मतलब वो ही सिखाते हैं, फ्रेशर्स को तो आइडिया नहीं है। तो ये ड्रॉपर्स मतलब एक्चुअली है क्या? ड्रॉपर्स मतलब जो ड्रॉप ईयर रहता है वो मतलब ऐसा रहता है कि आपसे वो जो बंदा रहता है या फिर वो स्टूडेंट रहता है वो हर लोगों से एक चांस मांग रहा रहता है, एक एक्स्ट्रा चांस जो मुझे चाहिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाने के लिए। वो मतलब तुम्हारा 12th हुआ और तुमने एग्जाम दिया और तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ और तुम अगले साल के लिए फिर से जा रहे हो, तो उन्हें हम ड्रॉपर्स कहते हैं। वो ड्रॉपर मतलब एग्जाम नहीं क्लियर हुआ 12th के बाद, तो फिर बाद में वो लोग सोच रहे कि नहीं मैं और एक चांस लूंगा, तो वो ड्रॉपर। तो ड्रॉपर ऐसा है कि आप कितने भी ड्रॉप्स ले सकते हो, नीट के लिए तो कुछ भी है, मतलब ये नहीं है, एज लिमिट नहीं है नीट के। तो मैक्सिमम मतलब बंदे लोग ऐसे कितने इयर्स का लेते हैं? रिसेंटली अभी न्यूज आया था 64 एज वाला बंदा, he was preparing for something else और वो रिटायर था एंड वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसका अल्टीमेट गोल था कि मुझे डॉक्टर होना था। तो वो एक मतलब पैशन हो गया। हाँ, उसका कुछ रीजन की वजह से वो नहीं कर पाया। लेकिन एक बात है, उसे जॉब तो नहीं मिलेगा पर उसका एमबीबीएस कंप्लीट होगा और या फिर वो क्लिनिक तो चला ही सकता है उस चीजों से। लेकिन इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा तो जल्दी करो क्योंकि ये स्टडीज बहुत वास्ट है। एमबीबीएस फिर बाद में सिलेबस भी चेंज होता रहता है और एमबीबीएस के बाद भी पीजी है, नीट पीजी, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो ये सब चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉपर्स अगर नहीं कर पाया, उसका फर्स्ट ड्रॉप नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फोर्थ नहीं निकला, उसका एज देखोगे तो 22 आ चुका। अच्छा, मतलब वो ड्रॉपर्स 3, 4 साल 5 साल करते ही रहते हैं अगर उनका एम होगा तो। अच्छा, पूरा उनको वही करने का, उनको हारना नहीं है तो वो करते रहते हैं। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो पूरा टूट जाते हैं। अच्छा, तो मेन थिंग इज बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, फैमिली से, रिलेटिव्स से, ऑफ कोर्स और खुद से भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ या मुझसे नहीं हो रहा है क्या। और वो ऐसा खुद को ही मतलब डीमोटिवेट करते हैं या फिर खुद पे ही वो इल्जाम लगाते हैं कि मैं क्या कर रहा। हाँ, और फिर मैंने क्यों इतना वेस्ट किया। और अगर उसमें कोई बंदा या फिर कोई रिलेटिव उनको बीएससी सजेस्ट करेगा ना करने, तो वो टूट ही जाएगा क्योंकि उनके लाइफ में बीएससी इज लाइक कि वो तो मैं 12th में ही करता ना, अगर करना है तो मैं इतना 5-6 साल क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्हें वो वेस्ट लगता है, बहुत वेस्ट लगता है। पर दैट इज नॉट अ वेस्ट। अगर पॉजिटिव पॉइंट में देखूंगा तो वेस्ट नहीं है। ड्रॉप ईयर या फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बना है या फिर इंजीनियर नहीं बन सका है तो वो वेस्ट नहीं है उसका। उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में और उसके पास बहुत नॉलेज है। वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में अगर उसने उस नॉलेज का यूज कर लिया तो। एक पॉजिटिव है, जैसे कि तुम सिखाने जाओ। हाँ, एजुकेटर है। हाँ, या फिर उससे भी अगर रिलेटेड तुम कुछ दूसरा स्ट्रीम पकड़ो। हाँ, बहुत अच्छे स्ट्रीम्स भी है, लाइक बी फार्मा है या फिर बहुत सारे फील्ड्स है। आप एजुकेटर होने के बाद भी आप ये अपना नॉलेज बांट सकते हो। दूसरी चीज है कि अगर बी फार्मा में घुसे तो भी आपका ये बायो तो वेस्ट नहीं जाएगा। बायोटेक है, बहुत सारे फील्ड है। ये नीट वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी फिजिक्स कर सकते हैं या तो फिर मैथमेटिक्स में कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे फील्ड आजकल कोडिंग वगैरह जो है आईटी सेक्टर में। हाँ, मैथ्स, जिनको मैथ्स आता है उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है, बहुत कर सकते हो लोग। और बेसिकली मैं अगर एक बात बताऊं तो बीएससी इज, अगर आप फिजिक्स में बीएससी कर रहे हो, लास्ट ईयर स्पेशल सब्जेक्ट लेके फिजिक्स कर रहे हो, तो इट इज सिमिलर एज कमिंग आउट फ्रॉम आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो।
कुछ वो चेंज नहीं है उसके लिए। फिर लास्ट में देखते कि अगर ये भी नहीं हो पाया तो फिर वो बंदा सुसाइड करने जाता है। Are you serious? या अगर ड्रॉप ईयर नहीं हुआ 4-5 साल हुआ उससे नहीं हो पाया तो वो बंदा सुसाइड करता है। तो ये जो सुसाइड वाला है मतलब उसे उस इंसान को या उस बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मतलब भाई ये बीएससी से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं। हाँ बट या फिर कुछ भी लाइफ में करने से बेहतर मैं सुसाइड करूं। अच्छा मतलब वो इतना हार चुका है क्योंकि वो उसका ऐसा माइंडसेट हो चुका होगा कि नॉर्मली मैं ये नहीं कर पाया तो लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब मैं यहाँ पे हार गया हूँ ना तो मैं जिंदगी में कुछ भी रेस खेल लूं मैं हारूंगा ही। ओके उसका माइंडसेट ऐसा हो गया। अच्छा कि नहीं हो रहा है, मैं इतना ड्रॉप लेके भी मैं कर रहा हूँ नहीं हो रहा है मुझसे तो मैं हार गया। और मेरे को नहीं, और फैमिली और रिलेटिव्स तो बहुत प्रेशराइज करते हैं, मैं उसके बारे में बोलता हूँ अभी। उनका प्रेशर। उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ लेकिन वो बंदा जो है या वो बच्चा जो है वो सोच रहा है कि वो हार गया, बट डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना कि आप उसके बाद में भी बहुत फील्ड है कि जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो। मैंने ऐसे भी बंदे देखे कि जो नीट जेईई सब ट्राई करके भी लास्ट में सिविल्स के लिए जाते हैं। सिविल्स के भी 6-7 अटेम्प्ट होने के बाद भी वो बाद में आईएएस बनते हैं। लेकिन मतलब वो करके दिखाते हैं। मतलब दिस इज नॉट अ थिंग कि आप हार जाओ, आप कर सकते हो कंटिन्यू। आपके लाइफ में कुछ अलग लिखा रहेगा। मतलब एवरीथिंग हैपेंस फॉर द रीजन। मेन थिंग कि कुछ भी हो रहा है कुछ तो रीजन है। अगर ये चीज नहीं है आपके लिए तो उससे बेटर चीज है। और ये जो सुसाइड का जो तूने बताया था मुझे, तो तूने मुझे कोटा के बारे में या जो ये जो हब्स होते हैं एजुकेशन हब, वहाँ पे तूने मुझे एक सीन बताया था कि वहाँ पे वो जो फैंस ब्लॉक किए जाते हैं, वो क्या सीन है वो थोड़ा एक बता। ये रीजन है कि सुसाइड की वजह से रिजल्ट के दिन तो ये बहुत डर रहता है, या फिर एग्जाम के बाद भी। जब एग्जाम देने के बाद ही उससे समझता है कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला, तो फिर बीच में उनका ऐसा रहता है। कुछ बच्चे तो एग्जाम्स के पहले ही डर से दे देते हैं कि मेरा कुछ भी सिलेबस कवर नहीं हुआ, मैं तो निकल ही नहीं जा सकता। तो वो सुसाइड, हाँ वो सुसाइड कर लेते। वो फैंस पे वो जालिया बिला बिछा रहती है। ओके। तो उसका रीजन है कि कोई लटक के मर ना जाए। ओके। तो वो सब रीजन है। अच्छा। तो वो एक्चुअली सैड स्टोरी है और एग्जाम्स की। So now you was talking about family pressure, relatives का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर। हाँ उसके बारे में बता। अगर ड्रॉपर है तो सोसाइटी का प्रेशर बहुत है, फैमिली का प्रेशर बहुत है। रिलेटिव्स आके पूछेगा कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन रहा था, अपने पेरेंट्स को कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन रहा था, क्या हुआ, नहीं बन पाया क्या, कहाँ पे मिलेगा, या फिर उनके फोन आएंगे रिजल्ट के दिन कि क्या हुआ। एग्जाम्स के दिन आपको कोई फोन नहीं करेगा, और करेगा फिर तो उस बच्चे को प्रेशराइज करने के लिए करेगा। रिजल्ट्स के दिन वो फोन करेगा और पूछेगा कि क्या हुआ, आपका बेटा डॉक्टर बन गया क्या, इंजीनियर बन गया क्या। और फिर वो पेरेंट्स के लिए वो जो रहता है ना कि नहीं बन पाया, तो वो उनके लिए बहुत हर्टिंग रहता है। उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार मैंने इतना पैसा डाला इस पे, इतना मैंने 4-5 साल, हाँ बहुत एक्सपेंसिव। क्लासेस का तो फी 1.5 लाख 3 लाख तक जाता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। और पेरेंट्स ये हर साल करना वो तो बहुत ही डेंजर है। तो उसकी वजह से वो बंदा, और किसका फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी वो हो जाता है, हार ही जाता है। फिर वो ऐसा रहता है कि वो उनका प्रेशर, फिर सबका प्रेशर, फिर वो मिलके पूरा वो बंदा टूट ही जाता है। फिर इसके लिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करना। और रिलेटिव्स भी बहुत बोलते हैं कि यार क्या, और वो टॉन्ट मारेंगे। बट लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि जो रिलेटिव्स तुमसे पूछ रहे हैं ना, उन्हें उस एग्जाम का आइडिया ही नहीं होता है। अगर शायद से तुम 11th भी क्लियर कर देना तो उन्हें ऐसे लगता है कि 11th के बाद ही तुम्हारा एग्जाम होना चाहिए। एक्चुअली नहीं है, लेकिन उनका ऐसा सीन है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका ऐसा मतलब माइंडसेट हो चुका रहता है कि यार ये क्यों नहीं कर पा रहा है। द मेन थिंग इज क्या मालूम है, आप 10th के बाद है ना उनको शो करते हो कि मैं साइंस स्ट्रीम में गया हूँ, मैंने बोर्ड्स में इतने % लाए, तो इसी वजह से वो आप पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हाँ तो ये करके दिखा। उनका ऐसा नहीं रहता कि अच्छा तो ये भी कर लेगा, ये करके दिखा फिर अभी जो लिया है। तो फिर वो नहीं कर पाया तो फिर वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने को हर वक्त टॉन्ट मारे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि जो भी रिलेटिव्स तुमसे बात करते हैं ना, वो खुद का एक्सपीरियंस कभी नहीं बताएंगे कि मैंने अटेम्प्ट किया था या मेरे घर वाला कोई अटेम्प्ट करता है। वो किसी और का या चौथे किसी बाहर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और बोलेगा कि उस बंदे के पापा कोई रिक्शा ड्राइवर थे, कोई फार्मर थे और वो बंदे ने करके दिखाया। ये तो स्टोरी आई थिंक वो
totally wrong है, because until and unless you don't experiment या experience that, right. you cannot see anything about that particular thing. वो तो बात सही. और उसके बाद में अभी जैसे हमने बोला था कि इतना सारा तुम्हारे पास नॉलेज है, इतना सब कुछ है कि तुमने 3 साल 4 साल तुमने वहां पे मतलब यूज किए, ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो वो लेमैन के पास नहीं है, तो किसी और बंदे के पास जाएगा, उसी एज के स्टूडेंट के पास जाएगा ना, उसके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा जितना तूने पढ़ाई की है, तो यू कैन यूज इट इन अ बेटर वे, राइट. एंड अनदर थिंग, सिंस यू आर द नीट एंड जेईई एस्पिरेंट, मुझे एक फाइनल ओपिनियन बता दे रहा कि ऐसे सिचुएशन में जैसे वो बंदा अगर 3-4 साल ड्रॉप ले रहा है, ओके, तो उस टाइम पे उसने ड्रॉप लेते लेते क्या करना चाहिए? बीएससी लेना चाहिए, साथ ही साथ फैमिली ने कितना सपोर्ट करना चाहिए, और पेरेंट्स का यहाँ पे कितना रोल आता है? मेजर रोल तो पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर वो बंदा कर रहा है कुछ भी हेल्प, मतलब वो अपने हिसाब से वो मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो उसको करना ही है कुछ भी करके, तो उसका ऐसा रहता है कि उस मतलब पेरेंट्स भी आएंगे, कॉल करेंगे अगर वो कोटा रहेगा, या फिर उससे बात करेंगे अगर वो इधर रहेगा, तो पेरेंट्स भी उसी बात का बड़ा मतलब उसी चीजों पे बात करेंगे कि यार तू कर क्या रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ाई कैसी चल रही है, हर वीकेंड में हर वीकेंड में, हर टेस्ट सीरीज के बाद में, हर टेस्ट के मार्क्स, वैसा पूछेंगे कि पढ़ाई से रिलेटेड बातें रहती है अगर वो बंदा यहाँ से कर रहा है तो वो ऐसी चीज है. तो मैं सजेस्ट पेरेंट्स को, हर पेरेंट को यही करूंगा जो नीट एस्पिरेंट है या फिर जेईई एस्पिरेंट के पेरेंट्स है, तो उनको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ बातें करो, पहली चीज तो, और बातें उस चीजों से करो कि वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बाकी की बातें मतलब हाँ घर पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर अच्छी बातें करो कि नॉर्मल, उससे नॉर्मल रहने दो. मेन थिंग तो वो उससे ऐसा मत एहसास दो कि तू नीट एस्पिरेंट या फिर जेईई एस्पिरेंट है, उससे ऐसा करने दो कि नहीं तू कर, है हम लोग तेरे साथ, या फिर कुछ नहीं फिर बाद में कर लेंगे कुछ, तो ऐसा मतलब वो कितना भी there is always an alternative, ये होना चाहिए, और वो कितना भी ड्रॉपर रहने दे, उनको मतलब पेरेंट्स ने उसे समझना ही चाहिए, क्योंकि मेन थिंग वो ही है. अगर उससे बातें किए जाए तो उससे वैसे ही ट्रीट करो जैसे हर पेरेंट जो नीट या फिर जेईई एस्पिरेंट का नहीं है वो जैसा कर रहा है कि हाँ एक नॉर्मल पेरेंट जो आपने उसे बोर्ड्स के पहले प्यार किया था वैसा उसमें प्यार जाता. तो ये सब चीजें, और अगर बीएससी करने उससे बोल रहे हो या फिर कुछ और चीजें वो करना चाहता है तो उसे अलाउ करो, उसे सपोर्ट करो उस चीजों पे. अगर वो खुद का कुछ सोचा है उसने तो उससे बताओ ऐसा वो, लेकिन वो आपसे बात करना चाहिए. मेन थिंग उसने खुद आके आपको शेयर करना चाहिए कि मम्मा मेरा या फिर डैडी मेरा पढ़ाई में ये सब हो रहा है, मेरा ये सब हो रहा है. फिर वो बंदा बोल भी दिया कि मेरे को नहीं हो रहा है, तो फिर उससे गुस्सा मत कीजिए, उससे कुछ अल्टरनेटिव जो उसे करना है वो उसे कर दो. यही है. So with this guys we request you to share your opinions. तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है. मुझे डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे बहुत सारे नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स सुनेंगे, एंड यू गाइस विल डेफिनेटली रिलेट टू व्हाटएवर ही सेड, व्हाटएवर आई डिस्कस. एंड वन थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि मतलब जैसे हमने बोला ना कि यार हमेशा है ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिसाइड नहीं करता कि तुम क्या बनोगे, राइट. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू टेस्ट यू, क्योंकि अगर तुम वहां पे अगर तुम हार गए हो ना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिंदगी से हारे हो. जिंदगी बहुत बड़ी है और तुम्हें उसे मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार मैं फेल हो गया हूँ बट आई कैन डू बेटर इन समथिंग एल्स. और वो तुम्हारे लिए नहीं रहेगी वो चीज, वो शायद से तुम्हारे लिए नहीं है. जैसे अगर मैं बहुत ही प्यारा एग्जांपल बताऊंगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मैंने उनके बायोग्राफी में पढ़ा था, ही वाज नॉट एबल टू गेट इनटू डिफेंस. वो इसमें नहीं गए, एयरफोर्स में नहीं जा पाए थे, बट नाउ वी कॉल हिम एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. हाँ, तो हम ये याद रखेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू. अलविदा. जय हिंद.